अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत परिवार की ओर से मैं डॉक्टर विजय गंभीर सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से जब कोई संस्था किसी समसामयिक विषय पर कोई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है तो संस्था का संक्षिप्त परिचय अपरिहार्य हो जाता है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 1974 से कार्यरत एक पंजीकृत राष्ट्रव्यापी संगठन है। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक इस संगठन का विस्तार व कार्य है। यह संगठन मुख्य रूप से ग्राहकों के संगठन, प्रशिक्षण व संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत है। प्रमुख उपलब्धि के अंतर्गत जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित हुआ था, उसके पीछे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का एक लंबा संघर्ष और प्रयास था। और ये मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि आज जो 20 जुलाई को अभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 अपने नवीन स्वरूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, आया है, यह वास्तव में ग्राहक पंचायत के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही हमारे समक्ष आया है और ग्राहकों के संरक्षण की दृष्टि से एक बहुत बड़ा हथियार है। मैं आप सभी को इस अधिनियम के पारित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारा संकल्प शोषण मुक्त समाज, इस ध्येय वाक्य को आत्मसात करते हुए संगठन की गतिविधियों को मोटे मोटे तौर पर 4 प्रमुख आयामों के अंतर्गत विभक्त किया जा सकता है। सर्वप्रथम संगठनात्मक, इस दृष्टि से संगठन का विस्तार, बैठकें, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, अभ्यास वर्ग, सम्मेलन आदि का आयोजन किया जाता है और यह आयोजन तहसील स्तर से जिला स्तर, प्रांत स्तर, क्षेत्र स्तर व राष्ट्रीय स्तर तक आयोजित किया जाता है। और आपको यह जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि मध्य क्षेत्र अभ्यास वर्ग आज और कल 2 दिन में आयोजित किया जा रहा है और उस अभ्यास वर्ग की कड़ी के रूप में आज ही हमने आम जन के लिए एक वेबिनार, उस अभ्यास वर्ग की श्रृंखला की कड़ी का ही एक सोपान है। दूसरा, ग्राहक पंचायत की गतिविधियों के अंतर्गत इसका आयाम है रचनात्मक आयाम, जिसके अंतर्गत ग्राहक पंचायत की अपनी वेबसाइट है www.grahaksewa.org, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब पर पेज है, जिस पर आप और हम आज सभी इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया पर ग्राहकों के हितार्थ सामग्री उपलब्ध कराना, प्रबोधन एवं जागरण पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, यह कार्य ग्राहक पंचायत का है। और मैं आपके साथ ये जानकारी साझा करते हुए गौरवान्वित भी महसूस कर रहा हूं कि हमारी एक पत्रिका ग्राहक अर्थ, जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका है, उसको 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 8 वर्षों से वो पत्रिका निरंतर संपादित हो रही है और ग्राहकों के हितार्थ उसमें बहुत अच्छी सामग्री प्रस्तुत की जा रही है। तीसरा आयाम है आंदोलनात्मक, जिसके अंतर्गत ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, रैली आदि के माध्यम से जन चेतना जागृत करना, जनमानस का निर्माण करना और प्रशासनिक मशीनरी व सरकार की ग्राहक हितों के संरक्षण व संवर्धन हेतु वचनबद्धता सुनिश्चित करना। चौथे आयाम के अंतर्गत क्रियात्मक या कार्यक्रमात्मक आयाम है, जिसके फलस्वरूप हम सभी यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत संगठन के कार्यकर्ताओं व आम जनमानस हेतु प्रबोधन, प्रशिक्षण, संवाद, संगोष्ठियों आदि का आयोजन, जागरूकता रैली का आयोजन व इस दृष्टि से मेलों आदि के माध्यम से सहभागिता सुनिश्चित करना और लोगों में जन जागरण का कार्य करना। पर्यावरण, स्वस्थ समाज व राष्ट्र हित संबंधी समसामयिक मुद्दों पर जानकारी, जागरूकता व जागरण करना, यह इस आयाम के अंतर्गत आता है। और आज का यह कार्यक्रम इसी आयाम के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में है। मैं बड़े गर्व के साथ आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं जानकारी कि आज के इस वेबिनार में हलाल प्रमाणन एक वैश्विक षड्यंत्र, इस विषय पर विषय परिवर्तन और अपने विशेषज्ञ विचारों से लाभान्वित करने के लिए हमारे बीच में जो मुख्य वक्ता के रूप में है, उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपसे कराऊंगा, क्योंकि आपके और उनके बीच में मैं ज्यादा लंबा व्यवधान नहीं बनना चाहता हूं। आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी जैन। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी जैन बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। आप एक प्रखर शिक्षाविद हैं। महाविद्यालय में आपने निरंतर अध्यापन का कार्य किया है
आप एक कुशल प्रशासक हैं। महाविद्यालय से प्राचार्य के रूप में कुशल प्रशासन करते हुए आप सेवानिवृत्त हुए हैं। आप एक समर्पित स्वयंसेवक हैं। दिल्ली प्रांत में आपने अनेक वर्षों तक अपनी सेवाएं दी एवं संघ के अनेक दायित्वों का सफल निर्वहन किया है। आप एक कुशल व श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक के नाते अनेक वर्षों तक देश भर के युवाओं का आपने मार्गदर्शन किया है। आप नवाचारी व रचनात्मकता के धनी हैं। विश्व हिंदू परिषद की जो मुख्य पाक्षिक पत्रिका है हिंदू विश्व, उसका प्रकाशन एवं अन्य प्रचार माध्यमों के में आपका कुशल मार्गदर्शन आपकी रचनात्मकता को स्वतः प्रमाणित करता है। वर्तमान में आप विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री के रूप में पूर्ण ऊर्जा व वेग के साथ गतिशील हैं, क्रियाशील हैं। ऐतिहासिक, समसामयिक एवं प्रासंगिक राष्ट्र हित के मुद्दों पर आपका गहन अध्ययन व दृढ़ पकड़ है। आपको मैं इस वेबिनार के लिए हलाल प्रकरण एक वैश्विक षड्यंत्र, इसकी बारीकियों पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए ससम्मान आमंत्रित करता हूं। आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, जैन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पदाधिकारीगण, इनके कार्यकर्ता बंधु बहनों और विभिन्न माध्यमों से मेरे विचारों को सुन रहे, मेरे से बातचीत करने का अवसर मुझे दे रहे प्रबुद्ध भाइयों और बहनों, जैसा कि डॉक्टर विजय ने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का परिचय दिया, वास्तव में यह एक ऐसी ग्राहक पंचायत है, प्रत्येक भारतीय इसका सदस्य हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ भी करता हो वो ग्राहक जरूर है। और इसलिए उनके हितों की देखभाल करना, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करना कई वर्षों से ग्राहक पंचायत करती चली आ रही है। किसी भी ग्राहक का मूलभूत अधिकार है ये जानना कि जो उसको दिया जा रहा है वो क्या है। कहीं वो चीज ऐसी तो नहीं जो उसकी आस्थाओं के प्रतिकूल हो, उसकी सिद्धांतों के प्रतिकूल हो और उसको बताया भी ना जा रहा हो, जबकि बेचने वाले को मालूम हो कि इसके सिद्धांत क्या है, इसकी आस्थाएं क्या है, और केवल बेचने वाले को नहीं, पूरी दुनिया को पता हो कि इनकी आस्थाएं क्या है। उसके बावजूद अगर कोई इन आस्थाओं पर चोट पहुंचाता है तो इसके विषय पर हर ग्राहक को सजग करना, जागरूक करना, यह भी ग्राहक पंचायत का कार्य है। और इसलिए मैं समझता हूं आज का जो विषय जिसके लिए मुझे इन्होंने बुलाया, मेरे को आने का सौभाग्य इन्होंने प्रदान किया, वास्तव में यह प्रयास उसी अधिकार को दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होता है। इसके अलावा ग्राहक का यह भी जानने का अधिकार है कि कहीं उसके पैसे का उपयोग ऐसी जगह तो नहीं हो रहा जहां पर राष्ट्र विरोधी और मानवता विरोधी षड्यंत्र चल रहे हो, उस पैसे के द्वारा आतंकवाद का उपयोग हो रहा हो, उनको बढ़ावा मिल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। वहीं उसको यह भी जानने का अधिकार है कि जो पैसा उससे वसूल किया जा रहा है, उस पैसे में जो लोडिंग की गई है, वो लोडिंग कहीं ऐसी तो नहीं है जो राष्ट्र विरोधी कार्यों के कारण से उसका दाम अनावश्यक रूप से बढ़ गया हो और मुझे वो पैसा अपनी जेब से देना पड़ रहा हो। आज का विषय हलाल प्रमाणन, एक वैश्विक षड्यंत्र, वास्तव में इन सब अधिकारों के प्रति सजग करने का ही एक बहुत बड़ा प्रयास आज संपूर्ण विश्व के अंदर चल रहा है। सामान्यतः लोग हलाल का मतलब एक जानवर काटने की पद्धति से ही समझते हैं। मुस्लिम समाज पशुवध की एक निश्चित पद्धति का प्रयोग करता है। गले की नाल काटी जाती है, तड़फ तड़फ कर उसको मरने दिया जाता है और बाद में उसका वो उपयोग करते हैं और कहते हैं यही मांस हमारे लिए हलाल है क्योंकि हमारी कुरान, हमारी हदीस इसी प्रकार से वध करने की अनुमति देती है, और इसके अलावा अगर कुछ है, किसी और पद्धति से पशु को काटा गया है तो वो हलाल नहीं है, वो हमारे लिए हराम है। यानी दो शब्द सामने आ गए, एक हलाल और उसका विपरीत है हराम। हलाल वो है
वो उपभोग की वस्तुएं जो इनकी कुरान और शरीयत या हदीस के मुताबिक हो, उसका उपभोग करना ये हलाल माना जाता है। और जो उनके सिद्धांतों के, इस्लामिक सिद्धांतों के विपरीत हो, वो हराम माना जाता है। और कोई भी मुसलमान किसी भी हराम वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता। हलाल का वर्णन तीनों प्रकार के इनके पवित्र ग्रंथों में आता है। अल्लाह ताला ने या मोहम्मद पैगंबर ने या खलीफाओं ने किन किन चीजों की अनुमति दी है? तो एक तो जैसे मैंने आपको बताया ही, एक निश्चित पद्धति से वध किया जाए पशु का। इसके अलावा उपभोग की और चीजें भी, वो कहीं शरीयत के अनुकूल न हो, यह भी विचार उनको करना चाहिए। लेकिन क्या क्या हलाल है, यह भी विषय बड़ा गंभीर है। जितना भी माले गनीमत है, लूट का माल है, काफिरों से लूटा गया माल, उनकी संपत्ति, उनकी जमीन, उनकी महिलाएं, उनकी लड़कियां, इन सब का भी उपभोग करना हलाल माना जाता है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जिनका वर्णन मैं समय समय के अनुसार आपको करता रहूंगा। लेकिन अभी हम सबसे पहले हलाल मांस से शुरुआत करते हैं। हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्थाओं के अनुसार उपभोग की वस्तुओं को प्रयोग करने का अधिकार है। इस अधिकार से कोई उनको वंचित नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। लेकिन वो अपने अधिकारों का एक षड्यंत्र के रूप में प्रयोग करने लगे, अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रयोग में करने लगे, और देश की सेकुलर बिरादरी या कुछ अन्य वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग उनके इस षड्यंत्र में साथ होकर बाकियों की आस्थाओं को कुचल डालें, उनके अधिकारों के ऊपर डाका डालें, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुसलमानों को अधिकार है, हम हलाल पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहते, लेकिन हमारा सिख समाज वो तो झटका खाता है जी। और गुरु गोविंद सिंह ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उनके इस अधिकार के बारे में उनको कहा भी है कि आप झटके का मांस ही प्रयोग करेंगे। कुछ और भी वर्जनाएं उन्होंने की हैं, उनका वर्णन थोड़ा सा बाहर हो जाएगा, इसलिए उसकी चर्चा अभी हम नहीं करते। इसी प्रकार से बाकी समाज के अंदर भी मैंने पूर्वोत्तर में चर्चा की, दक्षिण में चर्चा की, पश्चिम के मांसाहारी लोगों से चर्चा की, और ध्यान में आया है उन सब लोगों को हलाल की पद्धति से काटा गया मांस, पशु, उसका मांस स्वीकार नहीं है। अभी राजपूत कुछ बैठे थे राजस्थान के, उन्होंने कहा हम करणी देवी माता को मानते हैं, साफ हमारे यहां मान्यता है ये हलाल का मांस खाना हमारी धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ है। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी, हमारे यहां का बौद्ध समाज भी, जितने भी मांसाहारी लोग हैं, इस्लाम को छोड़कर बाकी सब के सब झटके के मांस का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य, एक निश्चित योजना, क्षमा करें, वो एक निश्चित योजना से आगे चले। हलाल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये मांस हलाल है कि नहीं, ये कौन सर्टिफाई करेगा? ये सर्टिफाई एक मौलवी करेगा। इसको सर्टिफिकेट देने का अधिकार कौन देगा? तो उसके लिए इन्होंने 4-5 संस्थाएं इसके लिए तय की, जमीयत उलेमाए हिंद, हलाल इंडिया आदि आदि, इस तरह की कुछ संस्थाओं को ये अधिकार दिए गए। धीरे धीरे इन लोगों को विशिष्ट अधिकार मिल गए, और यह कहा जाने लगा कि जब हम विश्व में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो मुस्लिम देशों के पास भी जा सकता है, और वहां जाएगा ही। इसलिए हलाल सर्टिफिकेशन का मांस ही एक्सपोर्ट करना चाहिए, जबकि संपूर्ण विश्व के अंदर केवल इस्लाम और यहूदी ऐसे हैं जो हलाल के मांस का प्रयोग करते हैं, बाकी हलाल का कोई प्रयोग नहीं करते। हलाल सर्टिफिकेशन होता था, एक निश्चित फीस के बदले में होता था, और धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ता चला गया। भारत के अंदर केवल 15% मुसलमान हैं, ऐसा मोटा सा आंकड़ा हम मानकर चल सकते हैं। यानी हलाल का मांस उनके लिए है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, मामला बिल्कुल उल्टा है।
जितना भी मांस और मांस से संबंधित चीजों का व्यापार है, संबंधित चीजों का मतलब खून है, हड्डी है, खाल है, आज 80% से ज्यादा व्यापार इन सब चीजों में हलाल का होता है, जबकि आबादी ठीक इसके विपरीत है। बताया नहीं जाता, चाहे रेलवे हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे भारत के होटल हो, चाहे सरकारी क्लब हो, चाहे जिमखाना क्लब हो, और इस प्रकार की विभिन्न संस्थाएं, चाहे ये मैकडोनल्ड, बर्गर आदि आदि ये सब चीजें हैं, इनमें से कोई नहीं बताता कि ये मांस हलाल का है या झटके का है। एक तरह से जिनकी आस्थाएं झटका खाने की हैं, उन लोगों की आस्थाओं पर भी चोट करते हुए इन्होंने इस चीज को छिपाया, और छिपाते हुए सबके लिए हलाल सर्टिफिकेशन का मांस ये जाने लगा। इसका दुष्परिणाम, जहां आस्थाओं पर चोट पहुंची, वहीं एक और भयंकर दुष्परिणाम हुआ। चूंकि हलाल का प्रयोग ज्यादा होने लगा, 2008 के अंदर मांस का जो निर्यात हो रहा है वो भी हलाल होना चाहिए, झटके का निर्यात नहीं करेंगे, ये उस समय की सरकार ने तय कर दिया। धीरे धीरे झटका व्यापार, झटके के कत्लखाने बंद होते चले गए। आज कोई व्यक्ति अगर झटके का, मांस का कत्लखाना खोलना चाहता है तो उसे आसानी से परमिशन नहीं मिलती, और यदि मिलती है तो ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती हैं कि उस व्यक्ति को अपना कत्लखाना बंद करना पड़ जाता है। यही परिस्थितियां हमारे वाल्मीकि, खटीक, जाटव या इस प्रकार के समाज के भाई बहन जो सुअर का मांस खाते हैं, उनके साथ भी बननी शुरू हो गई। सबका ध्यान चला गया हलाल के ऊपर। सुअर के मांस के लिए क्या रेगुलेशन होने चाहिए, क्या नियम बनने चाहिए, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया, और परिणाम यह हुआ, विश्व में सबसे अधिक सुअर का मांस खाया जाता है, लेकिन सुअर के मांस का बहुत अच्छा प्रोडक्शन भारत की धरती पर होना बंद हो गया। बड़े कत्लखाने इनके जो बने हुए थे वो बंद होने शुरू हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत के मांसाहार की मंडियों में आपको भैंसे का मंडी मिल जाएगी, आपको मंडी मिल जाएगी भेड़ की, बकरी की, मुर्गे की, लेकिन सुअर की मंडी लगनी बंद हो गई। परिणाम क्या हुआ? मेरे ये जो भाई हैं, इन 3 समाज, 4 समाजों के लोग जो सुअर के मांस का व्यापार करते थे, उनमें से कई लोग बेरोजगार होने लगे। 4-5 पीढ़ी से धीरे धीरे उनका प्रोडक्शन कम होने लगा, और आज की पीढ़ी के लोग उस काम को छोड़कर और कामों में लग गए। यानी आस्थाओं पर तो चोट है ही, लेकिन उनकी बेरोजगारी और उनकी अर्थव्यवस्था की गंभीरता इन सब चीजों के कारण से निर्माण होती हुई दिखाई देती है। ब्रिटेन का मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। ब्रिटेन में केवल 5% मुसलमान, लेकिन मांस व्यापार में 100% हलाल का कब्जा। और जब यह परिस्थिति बन गई तो धीरे धीरे अब हलाल का तो मांस तभी होगा जब मुसलमान काटेगा। एक मौलवी सर्टिफाई करेगा तो मुसलमान काटेगा तभी जब वहां पर पर्याप्त संख्या में होंगे। धीरे धीरे वहां के मुसलमान जो इस उद्योग में लगे थे, उन्होंने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि क्षेत्रों के मुसलमानों को वहां इस काम को करने के लिए बुला लिया, और परिणाम, जो पुराने समय से वहां इस काम में लगे हुए लोग थे वो बेरोजगार हो गए। संपूर्ण मांस से संबंधित पदार्थों की मंडियों के ऊपर मुस्लिम समाज का कब्जा हो गया, और बेरोजगारी इस वर्ग के लोगों में वहां बढ़ती चली गई। केवल बेरोजगारी नहीं बढ़ी, केवल वहां की अर्थव्यवस्था पर चोट नहीं पहुंची, जहां जहां इनका आर्थिक प्रभुत्व बढ़ता है वहां शरीयत की डिमांड भी होती है। आज वहां का मुस्लिम समाज उग्र आंदोलन करके ये कहता है, हम केवल शरीयत को मानेंगे, हमारे लिए शरीयत लागू कीजिए, हम इस्लामिक लॉस के अनुसार चलेंगे। और धीरे धीरे एक मौलवी ने तो यहां तक कहने का साहस कर लिया कि हम संपूर्ण ब्रिटेन को दारुल इस्लाम में परिवर्तित कर देंगे। ये एक मैंने केस सिर्फ आपके सामने इसलिए रखा कि किस प्रकार से इसकी विभीषिका निर्माण होती हुई चली जाती है। भारत के अंदर सिख समाज के जो मेरे भाई बहन, उनकी आस्थाओं पर तो चोट पहुंची ही, बेरोजगारी भी आ गई, क्योंकि उनके कत्लखाने नहीं खुल रहे।
एक अधिकार जो है उनको जानने का कि जो मांस मुझको दिया जा रहा है वो झटका है या हलाल है, मुझे हलाल क्यों खिलाया जा रहा है, बिना मेरी जानकारी के क्यों खिलाया जा रहा है। आप लिखिए इसके ऊपर कि ये हलाल का है, मैंने खाना है कि नहीं ये मैं तय करूंगा, मुझ पर थोपा नहीं जा सकता, मुझे धोखा नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह से आस्थाओं पर चोट, और एक विषय फिर मांस से आगे बढ़ गया। लेकिन मांस के संबंध में मैं एक घटना बहुत थोड़े दिन पहले की है, इसलिए वो आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक अफ्रीकी देश है तंजानिया। तंजानिया में पिछले दिनों वहां पर मुसलमानों ने ईसाइयों की बस्तियों पर हमले किए। क्यों किए? आपको जानकर आश्चर्य होगा, कारण सिर्फ एक बताया गया कि ये जो ईसाई हैं ये गैर हलाल का मांस खाते हैं, इसलिए ये हमको स्वीकार नहीं है, ये इस्लाम के विरोध में काम करते हैं, और इस्लाम के विरोध में काम करने वाला तंजानिया में नहीं रह सकता। वहां दंगे किए गए, उन लोगों को तरह तरह से सताया गया। यानी जहां जहां इनका धीरे धीरे प्रभुत्व होता चला जाएगा, किस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण की जा सकती है, मैंने बहुत संक्षेप में ये चीज आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। लेकिन हलाल इससे भी बड़ा व्यापक हो सकता है, ये कल्पना बहुत अधिक लोगों ने नहीं की थी। हलाल केवल मांस तक सीमित रहेगा यही लोगों को लगता था, लेकिन नहीं, हलाल कॉस्मेटिक्स, क्योंकि इनके यहां शराब अल्कोहल वर्जित है, तो उस कॉस्मेटिक में कहीं अल्कोहल का प्रयोग तो नहीं किया गया, इसलिए हर कॉस्मेटिक ये हलाल सर्टिफाई होनी चाहिए। और हलाल सर्टिफिकेशन देने का अधिकार उन्हीं 4 संस्थाओं को, और उसके लिए एक मोटी फीस वो वसूल करते हैं, जो फीस जिसकी लोडिंग कंप्लीटली सारे प्राइसेस पर होती है, जिसे मुझे और आपको भी चुकाना पड़ता है जो हलाल नहीं खाना चाहते। उन बढ़े हुए दामों पर मुझे भी वो वस्तु खरीदनी पड़ती है। क्या एक प्रकार का जजिया गैर मुसलमानों से भारत के अंदर नहीं लिया जा रहा? ये ध्यान में आ रहा। उस पैसे का उपयोग क्या होता है उसकी चर्चा मैं बाद में करता हूं, लेकिन हमें देना पड़ रहा है उस काम के लिए जो हमारे ही विरोध में आ रहा है। तो ये विषय भी बहुत चिंता का विषय बनकर सामने आया। और हलाल के लिए सर्टिफिकेशन कहां तक बढ़ गया? बिस्किट, आटा, नमकीन, हलाल सर्टिफिकेशन लेने लगे, क्योंकि गल्फ कंट्रीज ने, मुस्लिम कंट्रीज ने कहा हम वही चीज लेंगे जो हलाल सर्टिफाई होगी। भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज ने कहा हम वही चीज लेंगे जो हलाल सर्टिफाइड होगी। क्या उससे पहले नहीं खा रहे थे? और विषय कहां तक बढ़ गया? अखबार। पहले अखबार जो है ये हराम हुआ करता था, जब इनको ध्यान में आ गया कि इससे रोकने से काम नहीं चलेगा, इन्होंने अखबार को भी हराम हलाल अपने आप घोषित कर दिया। ये उस कमेटी के लोगों का षड्यंत्र, इस प्रकार की धोखाधड़ी, इस धोखाधड़ी के सिवाय कुछ नहीं है। अभी पिछले दिनों गुड़गांव के अंदर, केरल के अंदर ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं जिन बिल्डिंग्स के बाहर यह प्रचार किया गया है कि ये हलाल सर्टिफाइड बिल्डिंग्स हैं। यानी वेश्यावृत्ति भी हलाल हो सकती है, ये सोचकर माथा भन्ना जाता है। लेकिन इन देशों में ये भी चल रहा है। इस प्रकार की साइट्स बनाई जा रही हैं जो हलाल वेश्यावृत्ति के आप लोगों को अवसर उपलब्ध करा सकती है। इस प्रकार का प्रचार उनके द्वारा किया जाता है। और इसलिए चाहे हल्दीराम नमकीन हो, चाहे पतंजलि के प्रोडक्ट्स हो, चाहे कई अन्य प्रकार की दवाइयां हो, अधिकांश उद्योगपतियों ने अपनी चीजें गल्फ कंट्रीज में बेचने के लिए, मुसलमानों को बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन कराने शुरू कर दिए, और हम सब अनजाने में उसका उपभोग करते हैं। हम देखते ही नहीं कि उसके अंदर क्या लिखा है। ध्यान करना, जब हलाल सर्टिफिकेशन होता है उसके नीचे एक वाक्य उनकी कुरान का लिखा होता है, और कुरान का वाक्य है अल्लाह सबसे बड़ा है, वही श्रेष्ठ है। यानी हमारी आस्थाओं पर इस प्रकार से भी चोट, जब भी हम हलाल सर्टिफाइड चीज के लिए 1 पैसा भी देंगे तो ये समझ लेना वो 1 पैसा भी
अल्लाह को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। और हमारे जो आस्था के केंद्र हैं वो चाहे राम होंगे, चाहे कृष्ण होंगे, चाहे भगवान बुद्ध होंगे, चाहे महावीर होंगे, चाहे कोई और होंगे, उन सबको हम अपने आप ही दूसरा दर्जा प्रदान कर रहे हैं। अनजाने में इस प्रकार का षड्यंत्र ये सामने आ गया। केवल पैसा कमाना नहीं, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाए, इसका प्रयास। बंधुओं बहनों, सबसे पहले यह प्रयास शुरू होता है 1974 में मलेशिया के अंदर। मलेशिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट, इस नाम से एक डिपार्टमेंट बनाया गया और उन्होंने कहा कि अब हम हलाल वस्तुओं का ही प्रचार करेंगे और हलाल का ही उपयोग करेंगे। हर उद्योगपति को विवश करेंगे कि आप हलाल ही लें, हलाल का सर्टिफिकेशन होगा तो ही आपका व्यापार चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। मुस्लिम देश है, वहां मानना पड़ा। लेकिन 2004 में मलेशिया के अंदर इसका वैश्विक षड्यंत्र सामने आता है। 2004 के अंदर इंटरनेशनल हलाल शो केस, इसकी स्थापना वहां पर की गई। विश्व के अंदर कौन कौन सी चीजें हलाल की हैं, हलाल सर्टिफाइड हैं, उन सब चीजों को शोकेस में रखा जाने लगा। इन्हीं का उपयोग कीजिए। उद्देश्य विश्व की अर्थव्यवस्था पर संगठित रूप से कब्जा करना। इस समय हलाल इकोनॉमिक्स $3 ट्रिलियन की बन चुकी है। इनका लक्ष्य आगामी 2-3 साल में $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का है। जरा हम कल्पना करें, विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था इतनी नहीं है जितनी अर्थव्यवस्था इन लोगों की एक पैरेलल रूप में खड़ी हो जाएगी। भारत के अंदर भी ये सब षड्यंत्र शुरू हुए और मैंने बताया 2008 के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन होने वाले मांस को ही निर्यात किया जाएगा, यह निर्णय लिया गया। और एक संस्था जो गवर्नमेंट की है, एपेडा, APEDA, केंद्र सरकार की है, उन्होंने 4 संस्थाओं को यह अधिकार दिया कि आप हलाल सर्टिफिकेशन करें। केवल अधिकार नहीं दिया, इसी साल हैदराबाद में जनवरी के अंदर एक वैश्विक कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है हलाल एग्जीबिशन, इंटरनेशनल हलाल एग्जीबिशन। विश्व के सब लोगों को बुलाया जाता है। तेलंगाना सरकार और एपेडा के ये सामूहिक नेतृत्व के अंदर ये होती है और वो सब कंपनियां भारत में आकर प्रचार करती हैं। उससे पिछले वर्ष यानी 2019 के अंदर इसी प्रकार का एक एग्जीबिशन बंबई में भी लगा था। यानी भारत में हलाल प्रोडक्ट्स को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए और हम जैसे अनजान बने हुए उपभोक्ताओं पर यह कैसे थोपा जाए, इसका षड्यंत्र इन सब लोगों के द्वारा चल रहा है। लेकिन केवल अर्थव्यवस्था और केवल आस्था पर चोट नहीं, ये विषय भी छोटे नहीं है, बड़े महत्व के हैं। लेकिन और भी कई महत्वपूर्ण विषय इस हलाल प्रमाणन के साथ जुड़े हुए हैं। केवल बेरोजगारी ही एक विषय नहीं है जो इसके कारण से इनसे जुड़े हुए लोगों की हुई है, और भी कई सारे विषय हैं। हलाल प्रमाणन से जो पैसा इन संस्थाओं को मिलता है, वो पैसा वहां से कहां कहां जाता है। लव जिहाद का विषय बड़ा चल रहा है। जब भी कोई मुसलमान इस काम में पकड़ा जाता है, उसके लिए बड़े बड़े वकील आ जाते हैं सामने। केरल की एक लड़की के मामले में तो अभी कपिल सिब्बल साहब ने केस लड़ा था, लव जिहाद का मामला था। करोड़ रुपए की फीस उनको दी गई। कौन दे रहे हैं ये फीस? एक हरियाणा में मामला अभी पकड़ा गया, विषय चंडीगढ़ के अंदर गया, हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में तुरंत कुछ तय थे वकील, वो वहां पर आ गए और वो सब वकील ऊंची फीस लेने वाले हैं। कौन दे रहा है उनको फीस? आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उनके लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। कौन दे रहा है उनको फीस? और केवल वकील नहीं, उनके समर्थन के अंदर आंसू बहाने वालों की भी कमियां नहीं है। एक गुजरात के अंदर एक लड़की पकड़ी गई थी,
जो वास्तव में नरेंद्र मोदी जब वहां पर मुख्यमंत्री थे उनको मारने के इरादे से गई थी। ये बात आईबी ने ध्यान दिलाई। 4 लोगों को मारना है, उन 4 लोगों को मारने की सुपारी लेकर कुछ लोग गए थे। उसमें वो लड़की भी थी, जिस लड़की के वहां पर पकड़े जाने पर यह कहा गया ये तो बिहार की बेटी है, ये तो फलाने प्रांत की बेटी है, इसके माँ बाप कैसे रो रहे हैं। ये सब मीडिया में दिखाने का काम, इसके लिए कैंपेन चलाने का काम, पुरस्कार वापसी ब्रिगेड को प्रोत्साहन देने का काम, ये कहां से होता है? कौन पैसा दे रहा है? तो ध्यान में आता है वो पैसा देने वालों में बाकी संस्थाओं के साथ साथ ये हलाल सर्टिफिकेशन करने वाली संस्थाएं भी हैं। यानी हलाल प्रमाणन ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। बंबई का बम ब्लास्ट, इस बम ब्लास्ट को करने वालों को लोकल सपोर्ट मिली, तभी लोकल सपोर्ट के कारण से वो हमले को ये कामयाब कर सके। उस लोकल सपोर्ट करने वालों को पैसा किसने दिया? जिस संस्था का नाम संदेह के दायरे में है, जमीयत उलेमाए हिंद। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं हेडली साहब जो अमेरिका के अंदर पकड़े गए थे और उन्होंने इस विषय पर बयान दिया था। और उस बयान के अंदर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये हमारा पैसा जो है ये यहां से हुआ है। तो हलाल पर आधारित इस प्रकार की चीजें इन लोगों ने करने का प्रयास किया है। आतंकवाद कम हो रहा है डे बाय डे, उसके आंकड़े मेरे पास हैं, लेकिन उसको बताने का अभी लाभ नहीं है, क्योंकि टोटल कंसेप्चुअल जो बैकग्राउंड है वो आज आप लोगों के सामने स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसलिए मैं आंकड़ों के बोझ में ज्यादा नहीं दबाना चाहता हूं। लेकिन वो आतंकवाद कम तो हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। उनको मिलने वाले पैसों के सोर्सेस, मुझे कहने में संकोच नहीं होता बल्कि गर्व होता है। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी योजनाएं, उनके प्रस्तुतकरण और उनके माध्यम से कई आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाली, फंड देने वाली एनजीओज बंद हो गई हैं। इसीलिए ये सब हाय तौबा करते हैं, इसीलिए कईयों की पत्नियों को भारत में रहने में डर लगता है, इसीलिए जय श्री राम कहने वालों ने मुझे पीट दिया इसके झूठा प्रचार किया जाता है, इसीलिए एक गौ हत्यारे अखलाक के समर्थन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई और उसके विरोध के अंदर किस प्रकार से बड़े बड़े पत्रकार दादरी के अपना तीर्थ या तीर्थ स्थल बना लेते हैं। ये सब ऐसे ही नहीं होता जी। कौन इनको, जब तक ये कुछ एनजीओ हमने बंद कर दिए होंगे, लेकिन अभी तक फंडिंग के इस सोर्स के ऊपर सरकारों का ध्यान नहीं गया है, विशेष तौर पर भारत का। हमारा उद्देश्य ये भी ध्यान दिलाना है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2015 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, वहां के एक सीनेटर ने बिल रखा। और वो सीनेटर ने बिल क्या रखा वहां की हाईएस्ट सीनेट के अंदर कि हलाल पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन का जो पैसा है वो आतंकवादी और कट्टरपंथी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया समझ रहा है, विश्व के कई जागरूक संगठन, जागरूक लोग इस बात को समझ रहे हैं, इस पर आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं। वो संगठन जो जमातों को संगठित करता है, कौन कहां पर जाएगा कट्टरता फैलाने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए, उनको पैसा कहां से आ रहा है जी? तो ये संस्थाओं के साथ उनके कनेक्शन दिखाई देते हैं। दिल्ली में दंगा हुआ, वो लोग जिन जिन से मिले उनमें इन संगठनों में से एक संगठन के पदाधिकारी भी सम्मिलित थे। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा आज ये हलाल प्रमाणन बन चुका है। इसकी फीस जो दी जाती है वो फीस किस प्रकार से हम लोगों के ऊपर, इस देश के ऊपर एक खतरा बन चुकी है, ये विषय भी इसके अंतर्गत सामने आता है। हम जब ये बात सामने रख रहे हैं तो लोगों को ध्यान दिलाना कि हम मांसाहार को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं,
लेकिन मांसाहार में जिनका जिस प्रकार के मांस खाने का अधिकार है, उस अधिकारों से वो ग्राहक वंचित ना रहे, उसके साथ धोखाधड़ी न की जाए, देश के साथ खिलवाड़ न किया जाए, ये बहुत जरूरी है। एक और बड़ा षड्यंत्र हलाल के रूप में दिया जाता है, और वो है एक कंसेप्ट है इस्लाम के अंदर, उम्मा, जिसको ग्लोबल इस्लाम कहते हैं, वैश्विक इस्लाम। ये मुस्लिम ब्रदरहुड भी इसको कहा जा सकता है। संपूर्ण विश्व के मुसलमान एक होने चाहिए, कभी एक नहीं हुए, ये अलग बात है। शिया सुन्नी का फ्रैक्शन मोहम्मद पैगंबर साहब के जाते ही सामने आ गया था। पहला खलीफा कौन बने, दूसरा खलीफा कौन बने, आखिर इसके ऊपर रक्त रंजित षड्यंत्र नहीं हुए क्या? लेकिन जैसे ही नारा लगेगा इस्लाम खतरे में है, ये 36 कौमों में बटा हुआ इस्लाम, ये सब एक हो जाता है और गैर मुस्लिम यानी काफिरों के विरुद्ध संघर्ष करने में बिल्कुल देर नहीं लगाता, जिसका नाम है जिहाद। जिहाद प्रत्येक मुसलमान का एक आवश्यक धार्मिक कृत्य है। उम्मा को बनाने के लिए जिहाद करना। संपूर्ण विश्व के मुसलमान एक सत्ता के अधीन रहे। राष्ट्र बाह्य निष्ठा, ये इसी से निर्माण होती है। आई एम मुस्लिम फर्स्ट, इंडियन नेक्स्ट। ये केवल भारत के बारे में नहीं है, जहां जहां भी वो रहते हैं सब जगह एक जैसा दृश्य दिखाई देता है। इनका एक प्रमुख होता था खलीफा। 100 साल पहले खिलाफत आंदोलन के अंदर उसको हटा दिया गया था, वहीं के लोगों ने हटाया था। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में 100 साल पहले जो खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, उस खिलाफत आंदोलन ने इस्लामिक आक्रामकता की एक नई प्रकार की बुनियाद रख दी। दंगे पहले भी होते थे, लेकिन वहां से जो मोपलाओं का दंगा हुआ, जिसमें 10,000 से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, तब से लेकर शिव विहार के दंगे तक ये लगातार चलते चले जा रहे हैं। इस 100 साल की अवधि में 1 लाख से ज्यादा हमले हिंदुओं पर हुए जिहाद के नाम पर। और ये जिहाद केवल भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में चल रहा है। उद्देश्य संपूर्ण विश्व के मुसलमानों की एक सत्ता स्थापित कर दी जाए, उसका एक खलीफा बना दिया जाए। आज ये खिलाफत दोबारा से स्थापित करना, दारुल इस्लाम की दोबारा से स्थापना करवाना, यह काम हलाल प्रमाणन के माध्यम से करने का प्रयास चल रहा है। पहले इस्लाम का विस्तार तलवार के दम पर होता था। जिहाद का मतलब हिंसा, जिहाद का मतलब गैर मुसलमानों का कत्लेआम, जिहाद का मतलब उनके मंदिरों को तोड़ना, जिहाद का मतलब उनका जबरन धर्मांतरण करना, जिहाद का मतलब उनको डरा कर रखना, जिससे डर से वशीभूत होकर वो लोग इस्लाम को स्वीकार कर लें, कबूल कर लें। वो तरीका तो अब भी चल रहा है, लेकिन उससे काम नहीं चल सकेगा, ये इनको समझ में आ गया। वो जमाने लद गए। एक गजनी आता था घोड़े पर बैठकर 1800 लोगों को और रौंदता हुआ चला जाता था, मंदिर तोड़ता हुआ चला जाता था, सोमनाथ का मंदिर भी तोड़ देता था। एक गौरी आता था, किस तरह से उसने पापाचार किए वो आज बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब सबको समझ में आ गया है। आज संपूर्ण मानवता इस प्रकार के जिहाद के खिलाफ खड़ी हो गई है। उन्हें समझ में आ गया है इस तरीके से चलने वाला आतंकवाद, इस तरीके से चलने वाला जिहाद, ये विश्व का जनमानस स्वीकार नहीं करेगा और नफरत के आधार पर कोई भी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। बहुत चतुराई के साथ इन्होंने ये हलाल प्रमाणन का मामला इस रूप में सामने लेकर आया, बैक डोर से शरीयत को लागू करना। जैसे कि मैंने आपको ब्रिटेन का उदाहरण दिया, 5% मुसलमान, मांस के 100% व्यापार पर उनका कब्जा, और इसी कब्जे का परिणाम आज वो खड़े होकर ब्रिटेन जैसे देश में केवल 5% है। हाँ, कुछ बस्तियों में इनकी प्रमुखता है जहां पुलिस भी जाने की हिम्मत नहीं करती। अगर आप में से कोई हरियाणा का श्रोता होगा तो उसे समझ में आ गया होगा, जैसा मेवात उसी प्रकार के कुछ इलाके ब्रिटेन में भी बन गए।
वहां पुलिस वालों की जमकर पिटाई की जाती है। शरीयत चाहते हैं हम, वो लाना चाहिए, उग्र प्रदर्शन और रोकने वाले पुलिस पर भी हमला करना। इस तरह की हिम्मत जब बढ़ती जा रही है तो समझ में आ रहा है पूरी मानवता को कि ये एक मानवता की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और जब संपूर्ण मानवता एकत्रित हो जाएगी तो ये रास्ता नहीं चल सकता। कौन सा रास्ता है? तो उन्होंने सोचा धीरे धीरे हम अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर ले संपूर्ण विश्व की। एक संगठित बार्गेनिंग पावर हमारे पास है। उस बार्गेनिंग पावर का उपयोग करके सबको हलाल सर्टिफिकेशन के लिए हम मजबूर कर सकते हैं। जिसका पैसे का उपयोग कहां कहां हो सकता है वो मैंने आप लोगों के सामने बहुत संक्षेप में रखने का प्रयास किया है। तो उसका उपयोग करके ये किस तरीके से अपने इरादों को पूरा करवा सकते हैं, ये विषय उन लोगों के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए हलाल प्रमाणन न केवल गैर मुसलमानों की आस्थाओं का विरोधी है, न केवल उनके अधिकारों पर चोट है, न केवल उनके रोजगार को समाप्त करने का प्रयास है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन गया है। ये एक प्रयास है, एक पैरेलल इकोनॉमी संपूर्ण विश्व में खड़ी करने का, जिसके माध्यम से दारुल इस्लाम की स्थापना, उम्मा की स्थापना, आज इनके लिटरेचरों में ये सब बात खुलकर आ रही है, इनकी वेबसाइट्स में भी ये बात खुलकर आ रही है। और कई देश, जिसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया, लंका में इसका विरोध हो रहा है। लंका के लोग साफ कहते हैं हम हलाल सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे, हलाल सर्टिफिकेशन की चीज को हम प्रयोग नहीं करेंगे। भारत में भी इसका विरोध होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा इसका विरोध अभी थाईलैंड के अंदर, बर्मा के अंदर, ऐसे देशों में भी दिखाई दे रहा है। हांगकांग के अंदर भी इसकी आवाज विश्व के अंदर सुनाई देती है। तो मैं समझता हूं आज विश्व का जनमानस इस हलाल को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि केवल समस्या रखने से उसका समाधान नहीं होगा, हम क्या कर सकते हैं यह विषय भी ध्यान में आना चाहिए। बंधुओं बहनों, हमें जगह जगह छोटी छोटी गोष्ठियां इन सारी चीजों के बारे में बतानी चाहिए। ये इनके दुष्परिणाम होंगे। वेबिनार्स हम कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा माध्यम, सशक्त माध्यम आज बन गया है। जो समाज सीधे सीधे प्रभावित हैं, जिनकी आस्थाओं पर चोट पहुंचती है, जिनको जबरदस्ती हलाल खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमारा सिख समाज, हमारा वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, खटीक समाज, आदि आदि, इन सब समाजों के द्वारा रिप्रेजेंटेशन सरकारों के पास अन्य जगह जाना चाहिए। ये अधिकार है जानने का। कृपया हर मांस की दुकान के ऊपर साफ लिखिए कि ये मांस हलाल है या झटका है। यहाँ झटका नहीं बिकता या हलाल नहीं बिकता, ये चीज वहां दुकान पर बाहर ही बड़े बड़े शब्दों में लिखी जानी चाहिए। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। दिल्ली में 3 नगर निगम हैं। एक सिख व्यक्ति को लगा कि भाई ये तो गड़बड़ हो रही है, मुझे कुछ करना चाहिए। उन्होंने तीनों नगर निगम के मेयर से, पदाधिकारियों से मिलना हुआ और मिलकर उनसे चर्चा की। गुरु ग्रंथ साहब के और कुछ उन्होंने चीजें सामने रखी और उनको बताया हमारी आस्थाएं क्या कहती हैं। और उनको ध्यान में रखकर तीनों नगर निगम ने निर्णय लिया है हर मांस की दुकान के बाहर लिखना अनिवार्य है, या झटका है या हलाल है। उनसे मिलिए, प्रयास कीजिए अपने अपने स्थानों के ऊपर कि इस प्रकार का नोटिफिकेशन होना चाहिए। केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर दबाव निर्माण करे, यह आखिर लोकतंत्र है। और ग्राहक पंचायत एक बहुत बड़ी लोकतंत्र को बचाए रखने वाली संस्था है, क्योंकि ग्राहक के अधिकारों के प्रति आप संपूर्ण भारत को जागरूक करते हैं। तो इसलिए ये है, इनके बारे में साहित्य छपाएं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको कहें कि आपके पास अगर हलाल सर्टिफिकेशन का सामान होगा तो हम नहीं खरीदेंगे। यदि आपको हलाल का बेचना है तो बेचिए गल्फ कंट्रीज में, हम आपके व्यापार पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन भारत के गैर मुस्लिम जो ग्राहक है उसको आप ये चीज क्यों देते हैं? इसका अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। और ध्यान रखना, यह असंवैधानिक है। आर्टिकल 29 का सीधा सीधा उल्लंघन है। अन्य भी कई प्रकार के कानून
जिनका उल्लंघन ये हलालोनॉमिक्स, हलाल प्रमाणन ये करता है। तो इसलिए आप में से जो जो इस क्षेत्र में जागरूक हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़कर इस पर कानूनी कार्यवाही भी करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये षड्यंत्र का जब खुलासा होगा, ग्राहक जगेगा, तो निश्चित तौर पर यह षड्यंत्र भी समाप्त होगा। हलाल प्रमाणन की जो कॉन्स्पिरेसी एक वैश्विक रूप पर चल रही है और भारत में तो सीधा सीधा अटैक कर रही है, हम उसको भी रोक पाएंगे और अपने अधिकारों की रक्षा, अपने देश की सुरक्षा की रक्षा, अपनी आस्थाओं की रक्षा, अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा, अपने रोजगार की रक्षा, ये सब हम कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा साझा की गई है। मैं अनुराग जी लोखंडे जी को आमंत्रित करूंगा, आप आइए और भाई साहब का आभार प्रकट कीजिए। अनुराग जी, आज के इस वेबिनार में हलाला एक वैश्विक समस्या, नहीं क्षमा करें, मैं बीच में रोक रहा हूं, हलाला नहीं हलाल, हलाल 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 सर्टिफिकेशन एक वैश्विक समस्या के ऊपर एक महती मार्गदर्शन आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी जैन साहब द्वारा हमें दिया गया। इस वेबिनार में आपका व्याख्यान सुनने के पश्चात वाकई यह चिंतनीय हो जाता है कि अभी तक हम इसके प्रति जागृत नहीं है और एक इतनी बड़ी समस्या है, विकराल रूप ले रही है। आने वाले समय में अगर सजग न रहे तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, यह जान करके आज निश्चित रूप से संकल्प हम लोगों को लेना रहेगा कि इस समस्या से निजात प्राप्त करें। इस मार्गदर्शन देने के लिए पुनः एक बार श्री जैन साहब का धन्यवाद। मैं हमारे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायण भाई शाह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री दिनकर जी सबनीस साहब और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे पदाधिकारियों का भी धन्यवाद और आभार देना चाहूंगा कि ऐसे विषय को उठा करके उन्होंने एक आम जनमानस को जागृत करने का जो कार्य किया है वह भी बहुत ही साधुवाद लायक है। इस वेबिनार को सुनने वाले भारत भर के जितने हमारे मित्र हैं जिन्होंने आज डॉक्टर जैन साहब को सुना, उनका भी इस अवसर पर मैं आभार करना चाहूंगा। पुनः एक बार सबका आभार, धन्यवाद। जय नमस्कार जी।